सुप्रभात बच्चों। क्लास 10 के ज्योग्राफी क्लास में आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग ज्योग्राफी का दूसरा चैप्टर कृषि पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने पिछले वीडियो में वैश्वीकरण पर कृषि का प्रभाव उसके विषय में पढ़ा। आज उसी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। देखिए इस चित्र में करण का कृषि पर क्या प्रभाव पड़ा। न्यूज़पेपर में ये बहुत से चित्र दिए गए हैं। अब क्रियाकलाप में देखिए क्या लिखा है कि भारत की खाद्य सुरक्षा, इसकी आवश्यकता और प्रयास के विषय पर वाद विवाद प्रतियोगिता आयोजित कीजिए। भारत में पहले भी गरम मसाले का निर्यात किया जाता था और आज के समय में भी गर्म मसाले भारत से निर्यात किए जाने वाले मुख्य फसलों में शामिल हैं। अब ब्रिटिश काल में अंग्रेज व्यापारी भारत में कपास की क्षेत्र की ओर आकर्षित हुए और भारतीय कपास को ब्रिटेन में सूती वस्त्र उद्योग के लिए कच्चे माल के रूप में निर्यात किया गया। मैनचेस्टर और लिवरपूल में सूती वस्त्र उद्योग भारत में पैदा होने वाले उत्तम किस्म के कपास की उपलब्धता पर बहुत विकसित हुई, यानी फली फूली। आपने 1917 में बिहार में हुए चंपारण आंदोलन के बारे में पढ़ा होगा। इसकी शुरुआत इसलिए हुई कि इस क्षेत्र के किसानों पर नील की खेती के लिए दबाव डाला गया था। नील ब्रिटेन के सूती वस्त्र उद्योग के लिए कच्चा माल था। ये किसान इसलिए भड़के क्योंकि उन्हें अपने उपभोग के लिए अनाज उगाने से मना कर दिया गया था। 1990 के बाद भी वैश्वीकरण के तहत भारतीय किसानों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, पहले इसको समझ लेते हैं कि वैश्वीकरण का कृषि पर क्या प्रभाव पड़ा। तो प्राचीन समय में यूरोपीय जब भारत आए तो गर्म मसाले की खेती के लिए दबाव डालते थे भारतीय किसानों पर, और अभी भी गर्म मसाले की जो भारत से जो फसलें निर्यात की जाती है उसमें गर्म मसाला भी मुख्य रूप से निर्यात किया जाता है। तो ब्रिटेन काल में अंग्रेज जो व्यापारी भारत के कपास क्षेत्र की ओर काफ़ी आकर्षित हुए, क्योंकि यहाँ कपास की खेती बहुत अच्छे होती थी। उन्नत किस्म का कपास का उत्पादन होता था, भारत में उत्पादन होता था और उसका लाभ ब्रिटेन के लोग उठाते थे। वहाँ जो सूती वस्त्र उद्योग था इसी कच्चे माल पर आधारित था और ज़बरदस्ती किसानों को दबाव डालकर, प्रेशर डालकर कपास की खेती करवाई जाती थी और उनको औने पौने दाम पर, अनुचित दाम पर लेकर उसको ब्रिटेन में कच्चे माल के रूप में उत्पादन किया जाता था और अधिक से अधिक लाभ ब्रिटेन जो है विश्व बाज़ार में कमाता था। इसी के साथ ही 1917 में भारत में बिहार में हुए चंपारण आंदोलन भी काफ़ी फेमस था, अभी भी है, क्योंकि उस समय बिहार में चंपारण आंदोलन इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ के किसानों को नील की खेती करने के लिए प्रेशर दिया जाता था, दबाव डाला जाता था। थोड़े बहुत ज़मीन पर किसान अगर फसल उगाते थे तो उनका पेट भरता, वो साल भर कम से कम अपना पेट भर पाते थे, लेकिन उनको फसलों की खेती, अनाजों की खेती नहीं करने दिया जाता था और ज़बरदस्ती नील की खेती उनसे करवाया जाता था और उसके लिए उनको उचित दाम भी नहीं दिया जाता था। थोड़े बहुत दाम पर उनको खरीद लिया जाता था, जो नील उनके सूती वस्त्र उद्योग के लिए कच्चे माल के रूप में काम आते थे। तो भारत के किसानों से ज़बरदस्ती खेती करवाई जाती थी और उसका लाभ ब्रिटेन में होता था और अधिक से अधिक मुनाफा ब्रिटेन को होता था विश्व बाज़ार में। इसलिए वहाँ के किसान भड़के और जिसको चंपारण आंदोलन के नाम से जाना जाता है। ये किसान इसलिए भड़के क्योंकि उनके साथ अनुचित व्यवहार किया जाता था। वो अपने पेट भरने के लिए फसल को नहीं उगा पाते थे और उनको उचित दाम भी नहीं मिलता था, टैक्स भी देना पड़ता था। इसके बाद भी 1990 के बाद वैश्वीकरण के तहत भारतीय किसानों
को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। अब इसको हम लोग आगे पढ़ते हैं। 1990 के बाद वैश्वीकरण के तहत भारतीय किसानों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। क्या? तो चावल, कपास, रबड़, चाय, कॉफ़ी, जूट और मसालों का मुख्य उत्पादन होने के बावजूद भी भारतीय कृषि विश्व के विकसित देशों से स्पर्धा करने में असमर्थ है, क्योंकि उन देशों में कृषि को अत्यधिक सहायता दी जाती है और हमारे देश में उसके अनुपात में बहुत कम सहायता दी जा रही है। वहाँ टेक्नोलॉजी अन्य देशों में बहुत पहले आ गई थी और हमारे देश में बाद में आई। नई तरीके की खेती कुछ समय पहले से हम लोग शुरू किए हैं, लेकिन अन्य देशों में बहुत पहले हो रही है। इसलिए अभी भी सब खेती के नए नए तरीके अपनाने के बावजूद भी, कई तरह के नए तरीके के फसल उगाने के बावजूद भी हम लोग विश्व के विकसित देशों से हम लोग कंपटीशन नहीं कर पा रहे हैं, स्पर्धा में हम लोग असमर्थ हो रहे हैं। अब यहाँ देखिए दिया है चित्र में सागौन के क्लोन का उत्तक संवर्धक। जैसे हम लोग क्लोन से जो पौधा बनता है, उससे जो वृक्ष होते हैं वो काफ़ी उन्नत किस्म के होते हैं। तो सागौन का जो पेड़ होता है वो बहुत कीमती लकड़ी होता है। इसका अगर हम लोग बागवानी करते हैं, इसको हम लोग लगाते हैं कीमती पेड़ के रूप में 2-4 एकड़ में, तो काफ़ी लाभ आगे चलकर हो सकता है। तो इससे भी किसानों को लाभ पहुंच सकता है। तो इस तरह के पौधे लगाने का भी प्रोत्साहन किसानों को दिया जा रहा है। आज भारतीय कृषि 2 राहें पर है। भारतीय कृषि को सक्षम और लाभदायक बनाना है तो सीमांत और छोटे किसानों की स्थिति सुधारने पर जोर देना होगा। हरित क्रांति ने लंबा चौड़ा वायदा किया, परंतु आज यह कई विवादों से घिरी है। यह आरोप लगाया जा रहा है कि हरित क्रांति के दौरान रसायनों के अधिक प्रयोग, जलभृतों और सूखने और जैव विविधता विलुप्त होने के कारण भूमि का निम्नीकरण हुआ है। आज जिन क्रांति संकेत शब्द जिसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग शामिल है, देखिए क्या बता रहा है कि आज भारतीय कृषि जो है वो 2 राहें पर खड़ी है। किधर जाए, इधर जाए, उधर जाए, कुछ पता नहीं चल रहा है। भारतीय कृषि को अगर आगे बढ़ाना होगा, आगे बढ़ाना चाह रही है अगर सरकार, इससे लाभ अधिक से अधिक कम मुनाफा कमाना अगर चाह रही है, तो इसके लिए छोटे से छोटे स्तर के जो किसान हैं उनकी स्थिति को सुधारना होगा, क्योंकि उनके पास व्यवस्था नहीं है। वो आर्थिक तंगी से हमेशा जूझते रहते हैं। सरकार जो सहायता कर रही है उससे उनकी भरपाई नहीं हो पा रही है। इस कारण बहुत से छोटे किसान कृषि को छोड़ रहे हैं या छोड़ने की ओर बढ़ रहे हैं। हरित क्रांति में जो भी वादा किए गए थे वो पूरी तरह से उसका लाभ किसानों को नहीं मिला। उसके कई दुष्परिणाम देखने को मिल रहे हैं। इसमें ये बताया जा रहा है कि हरित क्रांति के दौरान जो रासायनिक खादों का प्रयोग किया गया, कीटनाशकों का प्रयोग किया गया, उससे सूखने लगे, जैव विविधता विलुप्त होने लगी, भूमि निम्नीकरण हो गया और आज इस तरह की स्थिति हमारे सामने आ गई है। आज जिन क्रांति संकेत शब्द जिसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग सम्मिलित है। अब आगे इसको हम लोग पढ़ते हैं। देखिए इस चित्र में विकसित एवं विकासशील देशों में कीटनाशकों के भारी उपयोग से संबंधित समस्याएं सामने आ रही है। इनको दिखाया जा रहा है कि फसलों पे कैसे कीटनाशकों का छिड़काव किया जाता है, जिसके कारण बहुत सी समस्याएं हमारे लिए खड़ी हो रही है। क्या आप भारत में व्यापक रूप से प्रयुक्त जिन संशोधित बीज का नाम बता सकते हैं? ऐसे तो कई सारे बीज हैं, जिसमें US 335 जो धान का हाइब्रिड बीज है, मणि 11 ये भी धान का बीज है और भी बहुत से बीज इसके हैं।
वास्तव में कार्बनिक कृषि का आज अधिक प्रचलन है, क्योंकि यह उर्वरकों तथा कीटनाशकों जैसे कारखानों में निर्मित रसायनों के बिना की जाती है, इसलिए पर्यावरण पर इसका नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है। कुछ अर्थशास्त्रियों का भी मानना है कि बढ़ती जनसंख्या के कारण घटते आकार के जोतों पर यदि खाद्यान्नों की खेती ही होती रही तो भारतीय किसानों का भविष्य अंधकारमय है। भारत में लगभग 60 करोड़ लोग लगभग 25 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर निर्भर है। इस प्रकार एक व्यक्ति के हिस्से में औसतन आधा हेक्टेयर से भी कम कृषि भूमि आती है। भारतीय किसानों को सस्यावर्तन करना चाहिए और खाद्यान्नों के स्थान पर कीमती फसलें उगानी चाहिए। इससे आमदनी अधिक होगी और इसके साथ पर्यावरण निम्नीकरण में कमी आएगी। फलों, औषधीय पौधों, बायोडीजल फसलों, जट्रोफा और जोजोबा फूलों और सब्जियों को उगाने के लिए चावल या गन्ने से बहुत कम सिंचाई की आवश्यकता है। भारत में जलवायु विविधता का विभिन्न प्रकार की कीमती फसलें उगाकर उपयोग किया जा सकता है। तो अगर इस प्रकार से हम लोग कृषि पे ध्यान देते हैं तो हमारा कृषि क्षेत्र में बहुत अधिक सुधार हो सकता है। तो हम लोग पहले इसको समझ लेते हैं कि रासायनिक खाद, रासायनिक कीटनाशकों के कृषि पर बड़ा दुष्प्रभाव हुआ है। भूमि निम्नीकृत हो गई है, जैव विविधता विलुप्त हो रही है। तो आजकल कार्बनिक कृषि अधिक प्रचलन में आई है और इससे जो फसल उगाए जाते हैं और सामान्य तरह से जो फसल उगाए जाते हैं, दोनों की कीमत में काफ़ी अंतर हो रहा है, बहुत अधिक महंगे मिल रहे हैं। तो आजकल इस पर ध्यान दिया जा रहा है। अब हमारे देश के कुछ अर्थशास्त्रियों का मानना है कि हमारे देश की जनसंख्या बढ़ती जा रही है और भूमि का आकार जो है वो छोटा होता जा रहा है। यदि अगर खाद्यान्न की ही खेती होती रहेगी तो भारतीय किसान का भविष्य जो है वो अंधकार में हो जाएगा। कोई उनको बेनिफिट नहीं मिलेगा खेती करने से, क्योंकि धान, गेहूँ, मक्का ये जो खाद्यान्न फसलें हैं वो अधिक कीमती नहीं होते हैं। तो उसको भी खेती किया जाए, लेकिन ज़रूरत भर अगर आमदनी के तौर पर देखा जाए तो हम लोग कीमती लकड़ी, औषधीय प्लांट, फलों की खेती, फूलों की खेती, बायोडीजल प्लांट जैसे जट्रोफा, जोजोबा, औषधीय प्लांट में जैसे एलोवेरा, अश्वगंधा, ये सभी बहुत से पुदीना, हल्दी, ये सब की खेती या मसाले की खेती होती है, तो उससे हम लोग अधिक से अधिक लाभ कमा सकते हैं। इसके अलावा कीमती लकड़ी, बांस की खेती, सुपारी की खेती, मतलब जो फसलों से, खाद्यान्नों से अधिक कीमती हो, उसका अगर खेती किया जाए तो इससे किसानों को अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सकता है। और भारत में जलवायु विविधता का विभिन्न प्रकार की कीमती फसलें उगाकर उसका उपयोग भी किया जा सकता है। तो आज हमारा क्लास 10 का कृषि चैप्टर समाप्त हुआ। अगले वीडियो में हम लोग अभ्यास प्रश्न को हल करेंगे और बनाएंगे। धन्यवाद।